गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है शौर्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो आप लोगों का ख्वाब रहता है देश की सबसे जो प्रतिष्ठित सेवा है सिविल सर्विसेज यूपीएससी का, काफ़ी इंतज़ार के बाद जो मई में ही हो जाना चाहिए था, अक्टूबर में आज परीक्षा हुई। और निश्चित रूप से पेपर हमेशा अच्छा आता है, लेकिन इस बार यू टर्न वाला भी कुछ ज़रूर रहा। तो हम लोग सीधे उस प्रश्न के डिस्कशंस पे आते हैं, राइट। और देखते हैं, और फिर अंत में हम लोग मेरिट की भी चर्चा करेंगे कि हम लोग क्या किस मेरिट का उम्मीद करें। हमारे पास जो बुकलेट है वो बुकलेट है डी सीरीज है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और उस स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने साफ सुथरे बुकलेट लाई। और उसकी निजता को बचाने के लिए मैंने जो है यहाँ पे ऑप्शन क्या कहते हैं कि रोल नंबर को ब्लैक किया हुआ है, यह उसका रोल नंबर रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं, सीधे प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रश्न रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब आप इस प्रश्न पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो जो मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये आप कोर सेक्शन में रखिए और उसके बाद कुछ एक दो पोर्शन और देख लीजिए तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ये पेपर भी उस सिद्धांत से बहुत अलग नहीं है, राइट। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। ये पहला जो सवाल है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। परिव्राजक, परित्यागी एवं भ्रमणकारी, सही है। श्रमण, उच्च पद पर प्राप्त पुजारी, नहीं। श्रमण जो है बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता था, ये उच्च पद पे प्राप्त पुजारी नहीं थे। तीसरा, उपासक जो था बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, एकदम सही है। वैसे भी आप जानते हैं कि अशोक के संदर्भ में भी कहा जाता है कि सबसे पहले वो उपासक ही था, राइट। तो ये भी सही है। और आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, राइट। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय हाथियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। हाथियों का समूह का नेतृत्व मादा करती है, एकदम सही बात है ये। दूसरा, हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक होती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है। तो हम सीधे आंसर पे आते हैं। और आप जानते हैं कि यूपीएससी के पेपर को अगर हम एनालाइज करने लगें तो हर एक क्वेश्चन पे कम से कम हमको 5-5, 6-6 मिनट लेना होगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो ए एंड बी है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में है। नागरहोले, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्य जीव अभयारण्य। और निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। नागरहोले है ही, पापीकोंडा नहीं है, सत्यमंगलम, वायनाड वन्य जीव अभयारण्य, ये तीनों हो जाएगा। तीसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, कार्बेट, ग्रेचिंड, मिनवेट और हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या हैं? अगर वास्तव में इसमें से एक भी अगर आता रहे तो आप आराम से कह सकते हैं ये है आपका पक्षी है ना। तो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट शुरू हो गया आपका। इसमें आप देख लीजिए कि क्या कहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, है ना। शुरुआत हो गया आपके डी ऑप्शन में। अगर आप देखें, अगर बाय द वे इससे अगर आप मिस रहेंगे तो अभी जो भी क्वेश्चन आए, एक हिस्ट्री का आया, बाकी इकोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आया, है ना। तो निश्चित रूप से इसका जो क्वेश्चन आंसर है ए है। और नेक्स्ट है कि भारतीय अनूप मृग बारहसिंघा की जो उप प्रजाति है
उसके लिए कौन सा जो क्या कहते हैं कि अभयारण्य है वो फेमस है, तो ये है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? ये भी राष्ट्रीय उद्यानों से ही संबंधित सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इस्पात स्लैग, ये सवाल भी काफी चर्चित रहा है, इस्पात स्लैग का मामला, राइट। तो ये इसका किसके किसके लिए होता है, तो आप ये जानते रहिए, सड़क निर्माण के लिए होता ही होता है, कृषि मृदा सुधार के लिए भी इसका प्रयुक्त होता है, सीमेंट के लिए भी ये प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये इंग्लिश मीडियम का वर्जन आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए। निम्नलिखित में से देखिए फिर वही सवाल कि वो कौन सा स्थान है जहां पर कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। आपको बताऊं, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य, जैसे ही आप देखेंगे तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य जो है वो इसी के लिए जाना ही जाता है, कस्तूरी मृग के लिए ही जाना जाता है, राइट। और दूसरा गंगोत्री राष्ट्रीय अभय उद्यान, ये दो हैं। तो निश्चित रूप से आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, 7th का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रामीण क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आइए ऊपर थोड़ा सा और करें। हाँ, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को देखते हुए सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। राइट, जस्ट ए सेकेंड, 1 मिनट, एक बार इस सवाल को फिर से पढ़ते हैं कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को देखते हुए सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए किसके प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। तो निश्चित रूप से ताम्र स्लैग है, ताम्र स्लैब है, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी ये भी है, जियो टेक्सटाइल्स है ये भी है, एस्फाल्ट और पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है। और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 8 का ए, 1, 2 एंड 3, राइट। आते हैं अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कोयले की निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। ये रहा आपके सामने, अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो काफ़ी क्या कहते हैं कि अंदर से सवाल हैं ये सारे सवाल। यूपीएससी के सवाल ऐसे होते हैं कि एक एक विकल्प अपने आप में एक पूरा क्वेश्चंस होता है, और ऐसे में फिलहाल ये इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। खेती में बायोचार क्या है। यस, सारे विकल्प आपको दिखने लगे, बायोचार क्या है, राइट। खैर ऐसी सेटिंग है कि थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। फिलहाल इसका भी सारे विकल्प सही हैं, 10th का डी ऑप्शन ही सही होगा, यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे।
कि भारत में निम्नलिखित में से कृषि में किसे सार्वजनिक निवेश माना जाता है। अब देखिए, इसमें अगर आप निवेश की क्या कहते हैं, निवेश किसे कहते हैं, डेफिनेशन भी अगर आपको पता हो तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, है ना। जैसे आपको बताऊं कि भारत में निम्नलिखित क्या कहते हैं कि किन्हें कृषि सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी का विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी और शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। तो निवेश का मतलब होता है कि आप संसाधन लगाइए तो उसका आउटपुट निकले। जाहिर सी बात है, अब देखिए, ऋण माफी हो नहीं सकती, निःशुल्क बिजली की आपूर्ति नहीं हो सकती, 4-5 हटा दीजिए, है ना। और सामाजिक पूंजी का विकास निश्चित रूप से ये हो सकता है, कंप्यूटरीकरण ये भी सही हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस ऑप्शन को देखें तो क्या हो जाएगा, 2, 3 और 6 कोल्ड स्टोरेज या पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स में आ जाएगा कि शीतागार सुविधाओं का विकास किया जाए, तो ये आ जाएगा। तो 11th का आंसर हो जाएगा सी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में एकदम करंट इकोनॉमी यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है। तो यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। एकदम सही बात है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी फर्म को अगर ऋण देना है ना, और उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, इनकम कम है, तो जाहिर सी बात है जो करंट वहाँ जोखिम ज़्यादा हो जाएगा और बैंक उसको उसके आधार पर ऋण देने से इनकार कर सकता है। दूसरा, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। ये बात नहीं सही है, राइट, 2 रॉन्ग। और उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसके ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा इसमें, 1 और 3, राइट। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावित कर रही थीं। यही क्वेश्चन है, हाँ जी हाँ, चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। आइए देखते हैं कौन कौन सी थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एकदम सही है, सरकार द्वारा व्यापार ट्रेडिंग ये भी सही है, सरकार द्वारा भंडारण करना ये भी सही है, और सब्सिडीज है ये भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। 13th का हो जाएगा आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि पिछले दशक में भारत श्रीलंका के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। अब आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वेज में तो निश्चित रूप से इसमें अप एंड डाउन दिखाई देगा, सतत वृद्धि नहीं दिखाई देगी। भारत और बांग्ला के बीच देश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है, ये एकदम सही है। और पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी आंसर हो जाएगा 2। और याद रखिएगा ये यूपीएससी का सवाल है, इसने उन्हीं मुद्दों को टच किया है जो कि किन्हीं न किन्हीं वजह से आप देखेंगे कि पिछले साल भर में क्या रहे हैं, कहीं न कहीं रेलिवेंट होकर के चर्चा में रहे हैं। तो फिलहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इस साइड होगा कि निम्नलिखित में से, ये तो फैक्चुअल पार्ट है, अधिकांश लोगों का सही होगा जिन्होंने लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगठन को पढ़ा होगा, कि किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं।
अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। आसान सा सवाल था, 15th का ए सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अगर आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन तो बहुत लंबा सा है, चलिए हम वैसे ही बिना लिखे ही डिस्कस कर लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। आप देखिए एग्रीकल्चर पे बहुत सारे सवाल आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। वो इसलिए सिर्फ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि सरकार का जो फोकस रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा रहा है। 3 सुधार बिल भी लाए गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन सिनेरियो थी, इसलिए ये सारी चीज़ें पूछी गई। फिलहाल क्या है, फर्म संपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, सही है ये बात। कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन अगर 2 जानते हैं तो आसानी से कर ले जाएंगे, यानी 2 नहीं है। और बाय द वे देखिए, एक विकल्प को अगर आप जान रहे हैं कि इनके लिए नहीं ऋण दिया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन विधि से अगर आप देखें तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4, है ना। कभी कभी कठिन सवाल भी आप देखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, यानी क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भार, वेटेज और उनके थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स में दिए गए भार से अधिक है। और दूसरा कि डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रा स्फीति के मान के हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। तो जाहिर सी बात है इसमें केवल स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात अगर आप करें, मेकोंग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, बोल्गा कैस्पियन सागर। तो 18 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, 3 और 4। 3 और 4 ये सही है। 18th का क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अनाजों एक मिनट, सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रमाण पर खरीद भारत के किसी भी राज्य शासित प्रदेश में असीमित होता है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है, नहीं है। और दूसरा कि अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते, ये भी नहीं सही है। इसलिए मेरे हिसाब से ये आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 20 की, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं, राइट, सही है। जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। शीघ्रावधि द्रव्य कालमनी के अंतर बैंक लेन देनों के प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है, राइट, तो ये भी सही है। और शून्य कूपन बांड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्मित किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बांड है, नहीं। यानी कुल मिला के इसका 20 का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी होगा।
फिलहाल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कि यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका मतलब है कि ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, राइट। तो इसका मतलब है, आपने देखा पहले केवल यही पूछ लिया जाता था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, अब उसके एक एक सेक्शन से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो भविष्य के एग्जाम के लिए भी आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 22 की। प्राचीन गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल किसके लिए विख्यात थे? एक भी अगर आप जानते हैं तो आराम से कर सकते हैं। ये सब पश्चिमी घाट के आपको क्या हैं, बंदरगाह हैं, तो आसान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं, राइट। तो पहली चीज, एक सेकंड यहां से सही करें, कि पिछले फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। आपको बताऊं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में गेहूं ही नहीं चावल का भी होता है ना। तो वहीं से आजकल ये भी ट्रेंड में है, पूछा जा रहा है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, सही है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का भी नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, ये भी सही है। और तीसरी चीज कि मृदा में कार्बन का पृथक्करण संभव है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारत की जैव, अब देखिए बहुत ही मजाकिया सवाल है ये, आसानी, हालांकि आपसे जैव ईंधन का जो चर्चा है वो हमेशा रहा है। पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है वो बायो तेल के लिए या बायोडीजल के लिए उपयोग हो सकता है। अगर आप एक चीज जानते रहिए कि जो मूंगफली के जो बीज हैं वो खाद्य तेल के अंतर्गत आते हैं, है ना, तो वहां से भी काम बन जाएगा, है ना। देखिए कैसे, एलिमिनेशन विधि से, ये देख रहे हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 5 और 6 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से सही विकल्प क्या है? यह है कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति को हम ये कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है। आइए अगले सवाल पे चले, क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। देखिए आंकड़े हैं, जाहिर सी बात है, इसीलिए जब भी आप यूपीएससी पढ़िए तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए मैं ओपन करता हूं, पहले इसको देख लीजिए फिर लिखा जाए कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। इसको तो आप लोग भी जानते होंगे और यही स्टेटमेंट केवल सही भी है, केवल एक। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वह रही रबी दालों का उत्पादन घटा है। ऐसा नहीं है, आंकड़े के हिसाब से मिला करके देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये भी हम आसान सवाल के श्रेणी में ही रखेंगे, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है ना। वो क्या कि यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है और उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 मीटर वर्षा की आवश्यकता है। हल्की सुअपवाहित मृदा, कुल मिलाकर के ये सारी कहानी कपास की है, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, और क्वेश्चन नंबर 28 को हम अपनी तरफ से थोड़ा सा सस्पिशन में रख रहे हैं कि क्या माना जाएगा इसमें। फिलहाल देखते हैं, सौर जल पंपों के संदर्भ की बात करते हैं। मैं स्टार लगा रहा हूं ये कि यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो यूपीएससी के सवाल में आप ये मान के चलिए कि हमारे मानने में और कमीशन के मानने में
कम से कम 2-4 सवालों का डिफरेंस हो सकता है, उसको हम लोग अंडर कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर इस प्रश्न पत्र से मिलाने के बाद आप अपना ट्रेंड तो पता कर सकते हैं कि कहाँ पहुँच रहे हैं और कैसे हो रहा है। फिलहाल सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों के चलाने के लिए हो सकता है, समरसेबल पंपों के लिए नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ऑप्शन ये गलत है। और दूसरा कि सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वाले पंपों के लिए नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये सही है। तो आंसर इसका मैं लगा रहा हूँ बी, लेकिन हो सकता है कि आंसर इसका डी भी हो जाए। तो इसको हमारी तरफ से आप स्टार लगाए रहिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन ही इतने बड़े बड़े हैं कि एक बार लगेगा कि क्या होगा। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगा करके मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। जब सेट्स का सीधे रोपण होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है इसका। सब सेट्स का सीधा रोपण होता है, तब एक कलिका सेट्स का अनुकरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, ऐसा नहीं है। खराब मौसम की दिशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तो कलिका सेट्स का जीवित से बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, नहीं। और चौथा, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है, एकदम सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 और 4, राइट। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पद्धतियों को परितंत्र इको फ्रेंडली कृषि माना जाता है। फसल विविध रूपण, एकदम सही। सिम्ब आधिक ल्यूमिनस इंटेफिकेशन, ये भी सही है। टेंसियोमीटर का प्रयोग, ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर कृषि, इसका भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। वैसे भी आप लोग ऐसे सवालों में बड़ा आंसर देख करके जरूर मिलाते हैं, है ना। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के 31 की चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्चुअल सवाल, हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात होती रहती है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। तो निश्चित रूप से यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह होता है, राइट। तो 31 का बी ऑप्शन सही होगा। आसान सवाल ये भी हम कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्लियर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा कथन इसमें सही है। कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है, राइट। भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। भारत को कुल मिलाकर के व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। तो ऐसे में ये जो विकल्प है, आप देखेंगे कि केवल आंसर इसका सी ऑप्शन सही होगा, राइट। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। ये भी चर्चा में रहा है, हिंदू में आर्टिकल ही रहा है, कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। आंसर है आपका कच्चे तेल का, राइट। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा गैर वित्तीय ऋण में शामिल किया जाता है, राइट। परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोषीय बिल, ये तीनों होते हैं 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, सॉरी, डी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले सवाल पे देखते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल और मजेदार सवाल, अभी रिसेंट तो नहीं कह सकते कि चर्चा में रहा है, लेकिन
2002-3 के बाद से ही, जब से एटॉमिक पॉलिसी लाइमलाइट में रही है, तो ये एक विशेष महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। आसान भी है कि IAEA के अंतर्गत, थोड़ा सा नीचे करें तब आपको दिखाई देगा, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं और कुछ जो है अधीन नहीं रखे जाते हैं। एकदम आप लोग रटे पड़े हुए हैं कि कौन कौन से हैं, कितने हैं, कैसे हैं, नाम है, वो न पूछ करके उसने आधार ही पूछ लिया। तो आधार ये है कि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का, है ना। तो निश्चित रूप से 35 का भी अच्छा सवाल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, एकदम सही है, WTO के प्रोविजंस हैं ये। और दूसरा, ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं, ये भी सही है। और ये विदेशी निवेश के विनियमन से संबंधित नहीं है, ये बात गलत है। यानी आंसर जो इसका होगा सही क्या होगा, वो होगा आपका 1 और 2 सही है, सी नहीं है, तो 36 का ए सही हो जाएगा। ये हमने इसको सही माना, इसको सही माना, तो आंसर क्या हो गया, 1 और 2, 36 का ए। आइए अगले सवाल 37 पे चलते हैं। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? प्रसारवादी का मतलब ये हुआ कि वो चाहता है कि मार्केट में मनी फ्लो जो है वो क्या हो, बढ़े। तो एकदम बेसिक मनी एंड बैंकिंग का सवाल है, कॉन्सेप्ट, इसीलिए कहा जाता है कि NCERT के कॉन्सेप्चुअल चीजों को जरूर जानिए। तो निश्चित रूप से वैधानिक तरलता अनुपात को घटा करके उसे अनुकूलित करेगा, एकदम सही बात है। बैंक दर को भी घटाएगा, है ना, रेपो दर को भी घटाएगा। तो निश्चित रूप से इससे मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा और सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, घटाएगा। तो क्या सही है, क्या नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, राइट, श्योर। क्या नहीं, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह क्या नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से 1 और 3 होगा, राइट। यानी आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही होगा। पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 38 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन कौन सी चीजें सही हैं? शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में कमी हुई, कार्यबल में नहीं, एक से गलत बात है, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई, ये भी बात नहीं सही है, राइट। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, ये एकदम सही है। और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई, ये भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4 आंसर किस में हो गया, बी ऑप्शन में सही हो गया, राइट। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र, एक सेकेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं, राइट, ठीक है। DCCB का एक प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है, यह भी सही है। और इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 39 का सी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा सवाल ये भी है।
कि यदि किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि होती है, भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्य निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जा सकते हैं। तो पहली चीज कि यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच को बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत, ये भी सही है। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत हमारे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, राइट। थोड़ा सा संदेह जरूर है लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन 2 नहीं होना चाहिए। और फिर अगर आप इसके हिसाब से अगर देखेंगे ना तो देखिए 3 ऐसे सवाल हमने आपको बता दिए कि एक पकड़ लीजिए, अगर वो कंफर्म आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट में से फिर सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और अगर ये बात हमारी पहुंच सही है और निश्चित रूप से सही है कि नए कंप्यूटर की लागत की बात नहीं होती है, बस उसको बहाल करने की बात रहती है, तो निश्चित रूप से आंसर इसका हो जाएगा क्या, 40 का बी आंसर हो जाएगा, राइट। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 41 के समय 41 क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें कि जस्ट ए मिनट पढ़ लिया जाए। कृषि में फर्टिगेशन का क्या लाभ है, राइट। सिंचाई जल की क्षारीयता पर नियंत्रण संभव है, एकदम सही बात है, राइट। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, नहीं, ये नहीं सही है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, ये भी सही है। रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी है, ये भी संभव है, यानी आंसर हो जाएगा 2 नहीं है। और देखिए बाय द वे क्या लॉजिक पे क्वेश्चंस हैं, इसमें भी वही है कि अगर आप 2 को कर लीजिए रीजनिंग तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, अगर ये नहीं पता है तो आप आराम से भी कर सकते हैं, 41 का सी हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलेमेनाइट उपर्युक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित मेजर मिनरल्स हैं, राइट। तो आपको बता दूं कि ये जो मामला है, जो अभी चाइना से बहुत सारे उत्पादों को खरीदने और ना खरीदने प्रतिबंध लगाने वाली बात थी, उसी के पृष्ठभूमि में ये आंसर आया हुआ है। और निश्चित रूप से ये जो आंसर है वो क्या होगा, अगर हम बात करें तो 42 का क्रोमाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट, यानी इस हिसाब से जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43, महासागर के तापमान ओशन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। OMT को 26 सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो कि जनवरी से मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पे होती है। नहीं, ये फॉरेनहाइट है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। तो ये हो जाएगा बी, यानी आंसर सही होगा केवल 2, बी ऑप्शन, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। सभी उर्वरकों के बारे में ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ये सही है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल के उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों से भी होता है, ये भी सही है ना। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी 44 का बी। 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 45 नीचे।
भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह 2 जिलों में विस्तृत है, जैसलमेर बाड़मेर, सही है। उद्यान के अंदर कोई मानव स्थल नहीं है, सही है। निश्चित रूप से नहीं, ऐसा नहीं है, कम है लेकिन कोई नहीं है ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 कहाँ गया? सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। अब ये भी बताना पड़ेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं, बड़ी देशभक्ति चल रही थी, है ना, वो इशू ही ऐसा रहा है। तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। श्योर? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ आसान है तो बहुत आसान है, कुछ कठिन है तो काफ़ी कठिन है ना। एक बार धैर्य से और कायदे से अगर आप पढ़ लीजिए तो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, आसान से सवाल ये भी हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। जाहिर सी बात है, ये सांस्कृतिक कल्चर का पार्ट है, उसको देखते हैं। भिलसा मध्य प्रदेश, राइट। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में कि कर्नाटका में है? गिरनार गुजरात में है ही है, और अस्थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में है। तो क्या सही हो जाएगा? 1 और 3 है विकल्प, 1 और 3 विकल्प सही हो जाएगा, राइट। आसान सवाल कहूंगा इसको, लेकिन हाँ वही है कि जिसने कल्चर को डिटेल नहीं पढ़ा होगा उसके लिए आसान नहीं है ये। 48 फिर आ गया आपका, क्या कहते हैं कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशयोक्ति अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है, राइट। तो ये 36% नहीं है, 33% के आसपास है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। CWWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ, ये राइट है, 100% राइट है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। 48। अगले सवाल पे आए, 49। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, सही है। जाहिर सी बात है नहीं सही है। केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, सही है। साइक्लोन आई की बात हो रही है। चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 सेंटीग्रेड कम होता है, ये भी गलत है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी हो जाएगा, राइट। 49 का सी। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? फिर आ गया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो ये है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम, राइट। 50 का क्वेश्चन नंबर सी। अगले सवाल पे आइए। 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। आपको बताऊं कि ये जो मामला है वो केरल के उसमें आया था, अभी कोविड-19 के चक्कर में के क्रम में ये मुद्दा हाईलाइटेड हुआ था, इसीलिए सवाल पूछ दिया गया। तो वास्तव में क्या है वो 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं, वो 6 मंथ है। राज्य निजी निगमों से आधार डाटा को साझा करने के लिए अनुबंध नहीं कर सकता, राइट। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल सी हो जाएगा, राइट। आइए अगले सवाल पे आए, पहले इसका आंसर सी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? बहुत ही आसान सा सवाल, राइट। क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन के संदर्भ में समान शक्तियां रहती है। कॉम्परेटिवली पढ़ा जाता है, एकदम आसान से सवाल है ये,
आइए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैक्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ये निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती हैं। ठीक है। प्रत्येक संसद की एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ से प्रयुक्त होना आवश्यक है। एमपी लैक्स की निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता है। राइट। और क्या होगा इसमें, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी के द्वारा किया जाना आवश्यक है। ये तो है एकदम 100% सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4। राइट। 53 का 1, 2 and 4। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 54, निम्नलिखित मूल अधिकारों को किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। बहुत आसान है, समता का अधिकार है। आर्टिकल 17 14 से 18 पढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है। ये भी आसान है। किससे? निश्चित रूप से नीति के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में। राइट। आइए अगले सवाल पे आए। 56, ये भी सवाल आसान सा ही कहूंगा कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा का विवरण रहता है। यह किस आदेश के कारण संभव हुआ, किसके तहत हुआ? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट एवं प्रबंधन अधिनियम 2003 के द्वारा हुआ। अगले सवाल पे आए 57, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। थोड़ा सा क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का पार्ट है। तो ये है आपका सीमित अधिकार, कि वो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदत्त अधिकारों से और परंपराओं से बाहर नहीं जा सकती, है ना। तो 57 का डी। 58 के डी की बात कर 58 के क्वेश्चंस की बात करें। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करती है? तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। आंसर सी केवल सही होगा, या नहीं सी का नहीं केवल होगा। तो ये कहाँ है? बी में ऑप्शन सही है। राइट। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये 58 हुआ। 59 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अच्छा सवाल, लेकिन एकदम जो क्लासिकल इकोनॉमी जानता होगा वही कर पाएगा इसको। कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो पहला तो कंफ्यूजन एकदम क्लियर है। 1 लाख से कम वार्षिक आय जो आधार दिया है उसमें आपको मिल जाएगा। और ये बाद में अमेंड हुआ था कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले हैं। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटीज हैं। तो फिलहाल इसके हिसाब से जो कूट दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 60, राइट। अंतरराष्ट्रीय जो समझौता होते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस अगर आप बने तो वैसे भी आपको चीजों को जानना चाहिए। तो ये सब बहुत ही फेमस रहे हैं। और इसमें जो सही है वो कौन कौन सा है? 1 and 2। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 61। और मैं आपको बता रहा था कि पेपर हमारे पास लगभग 12:30 के आसपास आया और उसके बाद 4 से जो है 5 घंटे तो हम ही लोगों को लगे देखने में। तो निश्चित रूप से बाहर पेपर जितना आसान दिखता है, एग्जामिनेशन के अंदर करने वाले अभ्यर्थी बताएंगे कि वो उतना आसान नहीं होता। तो पेपर थोड़ा सा लीक से हटके है और निश्चित रूप से क्या कहते हैं कि मेरिट जो है अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि क्या मेरिट हो सकती है। फिलहाल 61 का जो आंसर है वो बेनियान एजेंट सही है और मिरासीदार नामित राजस्व दाता सही है।
तो इसका जो आंसर होगा वो केवल होगा 2 और 3। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। राइट, 62 पे देखा जाए, जाहिर सी बात है, आप अगर बात करें तो जो बौद्ध धर्म का आगे चल करके डिवीजन हुआ उससे है ये संबंधित, कैसे बौद्ध संगतियां हुई, कैसे हीनयान महायान हुए और फिर आगे चल करके कैसे संप्रदाय बने, उन पर है ये। तो निश्चित रूप से क्लासिकल धर्म से हमेशा सवाल आते रहते हैं, तो उसी के कड़ी में है। स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है नहीं, ये हीनयानियों से है। स्थिरवादी ही आगे चल करके हीनयानी बने। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की शाखा थी, एकदम सही है। और महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, एकदम सही है। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3। अच्छा सवाल है ये। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? जाहिर सी बात है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। जब आप बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी वाली भी, मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहता, एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा को पढ़ना चाहिए और प्लस जो चीजें चर्चित है उस समय उस वर्ष की उसको देखना चाहिए। तो फिलहाल भारतीय दस्तकारी उद्योग जो है वो नष्ट हो गया था ब्रिटिश आर्थिक इम्पैक्ट में, पहले ही बात देखेंगे। दूसरा कि भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, ऐसा हो गया होता तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक हो गया होता। रेलवे लाइन अनेक भागों में नहीं, चयनित भागों में बिछाई गई और ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, एकदम गलत है, कॉन्सेप्चुअल ही गलत है। आयात शुल्क पे छूट दिया जाता था और भारत से जो चीजें निर्यातित होती थी उस पर शुल्क लगा दिया जाता था। राइट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64, आसान सा सवाल, लेकिन चूंकि ऐसे समय पे है ये से क्या कहते हैं कि टाइम पीरियड की इसका आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल जब आप टाइम पीरियड मिलाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, जब टाइम पीरियड मिला के देखेंगे तो 64 का सी आंसर सही होगा, मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, कॉन्सेप्चुअल सा सवाल, कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त था कि उत्तर हर्षकालीन, हर्ष के बाद की बात है हुंडी, यानी आप सल्तनत काल में ऐड हो जाइए, वैसे भी पूर्व मध्य और मध्य काल में ये चला। तो आप निश्चित रूप से हुंडी जो थी वो क्या थी, एक्सचेंज थी, विनिमय पत्र थी, साख पत्र थी। मालूम हुआ कि आपको पैसा देना है, आपने हुंडी काट दिया, दूसरे के नाम पे आपके एलाइज हैं तो आप उस शहर में हुंडी ले सकते थे। तो ये पूरी बैंकिंग सिस्टम आप समझ सकते हैं, चेक सिस्टम है, तो वो विनिमय पत्र है। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। देशेर कथा, आइए चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय में लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में सही कथनों का विचार करिए। राष्ट्रवादी थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित थे ये। इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क के सम्मोहक विजय के विरुद्ध में चेतावनी दी, एकदम सही बात है ना। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया, ये भी सही है। और तीसरा कि देउस्कर ने देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया। कठिन जरूर है, लेकिन अगर कॉमन सेंस का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से इसे कर लेना चाहिए। आंसर 1 और 2 होगा। क्यों हमने कहा कॉमन सेंस के आधार पे हो जाएगा, इसलिए कहा क्योंकि जो गणेश देउस्कर थे वो महाराष्ट्र के थे और उन्होंने अगर स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भागीदारी की है तो जाहिर सी बात है देश वर्ल्ड वो बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के संदर्भ में नहीं कर सकते थे। तो व्यापक अवधारणा रही होगी 66 का ए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी आसान सा सवाल है। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? आप लोग तैयार भी रहते हैं इसके लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, एकदम सही बात है। असहयोग आंदोलन में संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी सही है।
पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति नहीं, यही मांग छोड़ी थी कांग्रेस ने। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ये भी सही है। आंसर आप देख लीजिए क्या होगा, 1, 2 और 4। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 67। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक, कम लोग जानते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, थोड़ा सा अलग सा तथ्य है, फैक्चुअल पार्ट है, लेकिन ये है गोपाल बाबा वलंगकर, राइट। 69 पर्सनालिटीज पे पूछता है सवाल, पता होना चाहिए। कुल्यवाप, द्रोणावाप, जब भी हम क्लास लेते हैं तो आपको जरूर बताते हैं कि शब्दावलियां पता होनी चाहिए। ये भूमि माप से संबंधित हैं, प्रशासनिक शब्दावलियां हैं, तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात आते हैं। आसान सा सवाल है, हमको लगता है कि सबसे आसान सवाल है, देखने में बड़ा जरूर लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित कराने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे की निंदा करता है तो वो सही नहीं है ना। अपने ही संप्रदाय को हानि पढ़ाता है, बता करता है, तो ऐसे जो प्रवचन है वो अशोक की धम्म नीति का पार्ट है। ये क्या हो जाएगा, 70 का क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, 71। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है। ये सब आसान सवाल है, यहाँ से गलती हुए होंगे तो निश्चित रूप से बहुत अफसोस होगा आपको। वो ये कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के द्वारा हटाई जा सकती है, राइट। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की बात करता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स। 73 पे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 70 नंबर 3। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। संविधान कहाँ परिभाषित करता है भाई, जो भी हमारे यहाँ परिसंघक वो है, क्या कहते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती के मामले में आया। वो बात तो जरूर कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है भी पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार, लोकतंत्र, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये डेफिनेशन संविधान नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। एकदम सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप आर्टिकल 32 और 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट आ सकते हैं, राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। अच्छा सवाल है ये भी, और दोनों ये चाहते हैं कि अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज हो। आदर्श ही सही, राज्य विहीन समाज का मतलब है कि राज्य की भूमिका जो है वो क्या हो, कम से कम हो। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, नौकरशाही क्या करती है। आसान सा सवाल है, इतना तो आपको भी पता होगा कि लोकनीति को क्रियान्वित करने का एक अभिकरण है, राइट। अब वैसे तो देखोगे तो राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ भी बनाता है, लेकिन एग्जैक्ट टू द पॉइंट की बात करो तो यही है। क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा सवाल कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो क्या है। संविधान का भाग है किंतु उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ऐसा है नहीं। संविधान का भाग नहीं है, ये तो पहले ही गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा अन्य कोई भाग नहीं, इंप्लीमेंट नहीं होती है। संविधान का वह भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आपको बताऊं, एक डिसीजन आया था, उस डिसीजन के आधार पर यह है, तो आप समझ सकते हैं कि उद्देशिका को संविधान के भाग का भाग माना गया और बताया गया कि जहां कहीं भी संविधान के किसी सेक्शन को समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो वहां पर ये कुंजी का काम कर सकती है। उसी पार्ट को इन्होंने क्वेश्चन के फ्रेम में फ्रेम आउट कर दिया है, राइट। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। स्वर्ण ट्रांस, रिजर्व ट्रांस या स्वर्ण ट्रांस
IMF द्वारा सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली। आसान सा सवाल। अगले सवाल पे आते हैं 78 पे। भारत के संविधान 4 में अंतर्निष्ठ प्रावधानों के संदर्भ में क्या हैं? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे? कतई नहीं होंगे। DPS नहीं होगा। किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, सही है। और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। देखिए मैं मान रहा हूं क्वेश्चन नंबर डी। थोड़ा सा इस पे आप विवाद कर सकते हैं कि सर क्या ये सिद्धांत कानून बनाने को प्रभावित करेंगे? ऐसे मत सोचिए, इस पार्ट को इस तरह से पूछिए कि जहां ये लिखा हुआ है कि राज्य जब अपनी लोक नीति या पॉलिसी बनाएंगे तो वो नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे। तो अगर ये लाइन सही है तो यह लाइन भी सही होगा, और इसके हिसाब से हमने यहाँ पे आंसर आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है। राइट, तो चलिए आगे सवाल का 2-4 सवाल ऐसे रहते ही रहते हैं, वो भी यूपीएससी के सवाल में। आप 1 घंटे में डिस्कस कर ले जाए, पेपर पढ़ ले जाए, वही बहुत बड़ी बात है। हमने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पेपर तुरंत आया और मैं आपके यहाँ पे सीधे आ गया, शुरू हो गया, नहीं। इस पे कम से कम 4-5 घंटे की मेहनत तो हमारी भी है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ी सी गुंजाइश बनी रहती है कि ऐसे सवालों पर कमीशन क्या मानता है। राइट, हमने आपको अपना शुद्धतम हल देने का प्रयास किया और निश्चित रूप से इससे एक ट्रेंड तो उभर करके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 79। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, ध्यान देना, इधर ध्यान दोगे नहीं तो गलत हो जाएगा, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। गलत है कि सही है? अब देखो ऐसी होशियारी से ये सवाल पूछा हुआ है, आपको देखने से लगेगा कि यार सही तो लग रहा है, लेकिन गलत है। ये मतदान के लिए योग्य नहीं है भाई, कम से कम चुने जाने के योग्य है। एज का डिफरेंस हो जाएगा, मतदान तो 18 साल में होगा, विधानसभा सदस्य के लिए वो चीजें नहीं है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो विधानसभा में चुने जाने योग्य है उसको तो मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मतदान वाला नहीं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्धारित हो जाता है। दिस पार्ट शुड बी क्वेश्चन, यानी ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। वास्तव में अभी ये प्रावधान नहीं है, बल्कि कुछ निश्चित दंड दिया है, तो अस्थायी रूप से नहीं होगा, है ना। तो निश्चित रूप से क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। 100% सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, नहीं होते जरूर हैं। भारत का की जो संसद है वो सिर्फ ये कहती है कि 1 सत्र 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का होना चाहिए, इन तीनों का नहीं। संसदीय प्रक्रिया में है, लेकिन संसद संविधान में नहीं है। संसदीय प्रक्रिया अलग है, संविधान अलग है। और 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, ये भी सही है। बताइए, देश चलाते हैं, लेकिन ये नहीं है प्रावधान कि इतने दिन आप न्यूनतम बैठें, है ना। हर जगह एजुकेशन में फिक्स है, सत्र फिक्स है कि इतना कम से कम आपको आना ही है, लेकिन यहाँ नहीं है। खैर, आंसर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो जाएगा, 1 and 3। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। राइट, आप देखेंगे सारी सही है। मानव शरीर में औषधियों और एंटीजन के लिए होता है। क्षतिग्रस्त भाग, ये भी सही है। जैव रासायनिक संवेदकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स 1, 2, 3 and 4। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 82, खेत निम्नलिखित में से गतिविधियों पर विचार करें। खेत में फसल पीड़कनाशी का छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण, डीएनए विश्लेषण के लिए ये द्रोण में, जाहिर सी बात है द्रोण का जो इम्पैक्ट है इन तीनों में होता है, 1, 2 and 3। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, यह प्रयोग 3 अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे। जाहिर सी बात है ये लीसा पाथफाइंडर की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा लीसा पाथफाइंडर। क्वेश्चन नंबर 84, बायोटेक्नोलॉजी।
से संबंधित है। 84 एंड 85 दोनों देखेंगे कि भावी माता पिता के निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें, है ना। कौन कौन से कथन है, आइए देखते हैं कि भावी माता पिता के अंडे या शुक्राणु उत्पन्न करने वाले कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति जीनोम के जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय व्यवस्था में संपादित किया जा सकता है, ये भी सही। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जाता है, सही है। फिलहाल 84 का डी ऑप्शन आप सही मानिए, 84 का डी, ठीक है, 84 का डी। आइए अगले सवाल 84 को हम लोग क्या करें, डी करें। अगले सवाल पे आते हैं, 85 को पढ़ते हैं। भारत में न्यूमोकल संयुग्मी वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन के उपयोग का जो इम्पैक्ट है वो देखें क्या है इस पे, कि ये वैक्सीन निमोनिया के साथ साथ तंत्रिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध भी प्रभावी है। उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है, ठीक है। और इसका यह है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा 85 का बी ऑप्शन सही होगा, यानी ए और 1 और 2, 85 दो स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 2। अगले सवाल पे आए 86 पे, क्वेश्चन नंबर 86। भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना नहीं की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना 86 का ए। 87 निम्नलिखित कथनों में से कौन पादप और प्राणी कोशिका के बीच सामान्य अंतर, एकदम बेसिक बायो है, आसानी से कर सकते हैं इसे। पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच अंतर करता है, तो ये जो आंसर होगा पादप कोशिकाओं और इसका, ये हो जाएगा आपका पूरा पढ़ने, ये पादप कोशिकाओं सेल्यूलोज कोशिका है, तो ये आंसर आपका होगा सी 1 एंड 3। आप मिलाइएगा, एक नॉर्मल हर जगह आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कट जरूर गया, लेकिन आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 88 है वो है बेंजीन का जो है क्या कहते हैं कि वो है प्रदूषण से संबंधित है। ये अगर पेपर देखूं मैं तो बेंजीन पोल्यूशन से रिलेटेड है। फिलहाल आसान सा सवाल है, 1 2 3 4 एंड 5 इसका आंसर है। सारी चीजें आती हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इसका राइट आंसर 1 2 3 एंड 4 5 है। आगे आइए अगले सवाल 89 पे, कि यदि निकट भविष्य में दूसरा कोई वैश्विक वित्तीय संकट हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य से उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ये आंसर जो होगा 89 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भरता न रहना। जाहिर सी बात है ए सही है। ये तो तारापुर समिति में भी ये बात कही गई है, विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, ये भी नहीं सही है, यानी आंसर इसका जो होगा वो केवल ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आए, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं तो उससे मुद्रा की समग्र आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। ये जब मनी फ्लो की मुद्रा के माप हैं वहां पढ़ेंगे, M0, M1, M2, M3, M4, उस कॉन्सेप्ट से ये आंसर सही निकलेगा, राइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है। तो वो परिपूर्णताएं हैं जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व की प्राप्ति हो सकती है, सी हो जाएगा। बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, थोड़ा सा चौंकाने वाला मुझे भी रहा, जबकि इतिहास आप जानते हैं कि इतिहास में पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाता ही हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा मुझे भी ये आश्चर्य किया कि रखमाबाई मुकदमा क्या था। तो वास्तव में ये पहला ऐसा केस था जिसमें
तलाक के लिए ये किया गया था। और इस पे दो मुद्दे, बड़ा इंटरनेशनल इश्यूज हुआ था उस समय का, और ये था सहमति से और दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन से था। स्पेशली ये तलाक का मुकदमा था और उसमें एज ऑफ क्या कहते हैं कि न्यूनतम विवाह की उम्र को भी इसमें शामिल किया गया। और इसी केस के बाद आप जानते हैं 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 भी पारित हुआ था। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? जाहिर सी बात है, रासायनिक नील आ गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा कि नई खोजों के पृष्ठभूमि में विश्व बाजार में यह अलाभकर हो गया, इसलिए हटा दिया गया। राइट, अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। फोर्ट विलियम के संदर्भ में है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को प्रशासन में प्रशिक्षित करना चाहता था। और आप जानते हैं कि बेलजली की यह योजना सही नहीं हुई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे बंद कर दिया। और बाद में हेलबरी कॉलेज खोला गया, ब्रिटेन में लंदन में खोला गया हेलबरी कॉलेज, और वहां पे ये प्रशिक्षण दिया जाता था। तो आंसर फिलहाल यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ आते हैं। उलुगान कौन नहीं जानता, जो जिन लोगों ने एक बार भी पढ़ा होगा बिपिन चंद्र, पूरी वो सीन दी हुई है बिरसा मुंडा उलुगान। प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में, आइए आसान सा सवाल, लेकिन निश्चित रूप से उसको थोड़ा सा कोरिलेट करना होगा। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, गलत बात। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित जो थे वो वो थे, क्या कहते हैं, पातंजलि थे, पाणिनि नहीं थे, पाणिनि उससे पहले के हैं। अमर सिंह हर्षवर्धन से हैं, ये भी गलत है क्योंकि अमरकोश आप जानते हैं गुप्त युगीन है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, 100% सही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं 97। मानव प्रजनन में जो है, क्या कहते हैं कि मानव प्रजनन तकनीक में प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर क्या है? तो संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध है, इसको हम लोग प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं। 97 का डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले सवाल 98 पे। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे किसे आप मानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं कि औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत करना, सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना करना, लोगों की, फिलहाल जो इस पे कूटबद्ध दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। राइट, अगले उस पे आते हैं 99 पे। वीएलसी के संदर्भ में है, दृश्य प्रकाश वीएलसी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट, तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 यानी आंसर होगा सी। अब अंतिम सवाल की तरफ आते हैं कि ब्लॉकचेन काफी बिटकॉइंस के संदर्भ में रहा है, लेकिन सवाल बहुत कायदे से बनाया हुआ है, गलत हो सकता है, आप ध्यान पे रखिएगा। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु कोई इसे उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता। सही है। ब्लॉकचेन अविकल्प ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी के विषय में ही लाया गया, ये स्टेटमेंट केवल लगा दिया इसलिए सही नहीं है। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों के आधारित में ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 ऑप्शन हो जाएगा डी। राइट, तो ये रहा आपके यूपीएससी सामान्य अध्ययन के विविध जो आपके सवाल हैं, उन सवालों का हमने प्रयास किया कि शुद्धतम ये हल हो। 2-3 सवाल प्लस माइनस हो भी सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या मेरिट जाएगी, क्या मेरिट जा सकती है। तो विगत वर्षों के पेपर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पेपर्स में
थोड़ा सा पैटर्न की शिफ्टिंग है। जो आप लोग फोकस 25 से 30 सवाल कभी कभी रह जाता था करंट पे, तो करंट पूछा तो है लेकिन करंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं वहां से सवाल उठा करके पूछ लिया है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आप 50 से 50 प्लस हैं, एक भी सवाल प्लस हैं, होने को तो 48 से भी हो सकता है, 49 से भी हो सकता है, लेकिन 50 क्वेश्चन प्लस हैं तो आप सेफ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग नहीं हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेहनत किया और अच्छे दिशा में उसको पढ़ने का प्रयास किया। अब देखने की जरूरत है कि कहाँ क्या चीजें मिस हो रही हैं, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, उसको देखने की जरूरत है। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य एकेडमी से जुड़ने के लिए और इसको जानने के लिए, समझने के लिए। राइट, आपके साथ हमेशा छात्रों के साथ शौर्य एकेडमी खड़ी है और इसके जो प्रोग्राम्स हैं उसको आप लोग देखिए, ओपन फॉर ऑल भी हैं, पेड बैचेज भी हैं। राइट, तो फिलहाल आज इन सब की कोई चर्चा नहीं, फिलहाल आप लोग आराम से रहिए और अपना स्वतः मूल्यांकन करिए। ये मैंने इसीलिए आपको दिया कि इसका मूल्यांकन आप स्वयं करें और कम से कम 1 या 2 दिन के रेस्ट लेने के बाद नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।